आम आदमी पार्टी पर एक बार फिर से उन्होंने वार किया। ये मुफ्त की स्कीम वाली जो बात है इस पर मोदी जी ने भी आश्वासन दिया, जो योजनाएं जनता के भलाई के लिए है वो योजनाएं बंद नहीं होने जा रही है। जिससे आम जनता का भला होगा वो काम जारी रहेगा। अब आपदा यानी कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी बीजेपी को लेकर भ्रम फैला रही है। वो बहुत तरीके के भ्रम हैं और बार बार आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल कहते तो हैं कि अगर बीजेपी की सत्ता आ गई तो ये समझ लीजिए कि आपको बिजली फ्री नहीं मिलेगी, आपको पानी नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या विजय जी, मैं ये समझूं कि जितनी योजनाएं हैं बीजेपी की सरकार अगर आ गई तो ये योजनाएं भी ऐसी ही चलती रहेंगी? देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति को और अभी जो हमारी सोशल सिस्टम है उसको समझ लीजिए। वो बीजेपी की सरकार आए, कांग्रेस की सरकार आए, किसी की सरकार आए, जिस भी राज्य में जो योजनाएं चल रही है मुफ्त की, उसको बंद करने की हिम्मत किसी के पास नहीं है। अब मैं ये थोड़ा सा रूडली बोल रहा हूँ, किसी के पास हिम्मत नहीं है। तो आप ये सोचें कि कोई भी सरकार आ जाएगी वो उसको कर रही है। लेकिन एक फ़र्क है, जो मुफ्त की योजनाएं और फ्री बीज का जो हो ना थिन लाइन, उस फर्क को समझना है कि उस पर काम हम कैसे कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। लेकिन अब ये बहुत मुश्किल हो गया जिस तरह की राजनीति अब हो रही है। अभी मुझे पता है कि कल कांग्रेस का वो आने वाला है घोषणा पत्र, जिस तरह गारंटियां, तो वो हर दिन एक गारंटी कर रहे हैं, 5 गारंटी नई लेकर आ रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी 200 यूनिट बिजली दे रही है, वो 400 यूनिट मुफ्त बिजली दे रहे हैं। तो अब उस कंपटीशन में हम आ गए हैं। इसको फ्री बीज को तो आप समझ लीजिए वो शेर की सवारी जैसा है, इससे उतरना मुश्किल काम है। ये जैसे एक मेडिकल योजना जो है वो केंद्र की अलग चल रही है, आयुष्मान योजना, और उनकी संजीवनी, और आम आदमी पार्टी जो है संजीवनी योजना चला रही है। अब इसमें अंतर करना हर्षवर्धन जी बड़ा मुश्किल है कि कौन सी योजना का लाभ कितना बड़ा है, और क्या जब जनता वोट देने जाती है तो क्या वो ये फर्क समझ पाती है कि किसने ज्यादा लाभ दिया? नहीं, मुझे लगता है कि इसका बहुत भ्रम नहीं होता है। लेकिन चूंकि एक बड़ा वर्ग है जो फ्री बिजली, फ्री पानी या इस तरह की जो फ्री की स्कीम्स हैं उसका सीधा लाभ ले रहा है। मतलब जैसे मान लीजिए कि भले कुछ भी कहें, लेकिन कोई बड़ा वर्ग तो है ना जिसकी 200 यूनिट बिजली होती होगी और वो 0 बिल आएगा, तो फिर वो नरेंद्र मोदी की या भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात क्यों सुनेगा? तब उनको अरविंद केजरीवाल की बात समझ में आएगी। लेकिन दिल्ली का एक बड़ा वर्ग वो भी है ना जो देख रहा है कि सड़क नहीं बनी, पानी जो साफ है वो नहीं आ रहा है, काला पानी हमारे घर में आ रहा है, गर्मी आती है तो टैंकर का इंतजार करना पड़ता है, लाइन लगा के वो पाइप लगती है, और वो बड़ा विचित्र सा होता है। जो विदेशी अंग्रेज आते हैं रिपोर्टर, वो सबसे पहले वही गर्मी में दिल्ली में करते हैं वो पाइप वाली फोटो टैंकर में, और जितने वॉशिंगटन पोस्ट मतलब जितने भी हैं उन सब में यही फोटो छपती है और वही स्टोरी होती है। तो दोनों अलग अलग वर्ग हैं। अब सवाल यह है कि क्या पिछले कुछ वर्षों में, विशेष करके 10 साल की सरकार रह जाने के बाद, क्या जो दूसरा वाला वर्ग है वो चेत रहा है? क्या उसको लग रहा है कि अरे यार ये क्या तमाशा हुआ, हमने तो इसलिए किया था कि चलो ठीक है भाई, दिल्ली इतनी समृद्ध है, इतनी शानदार है, इतना पैसा है उसके पास, पर कैपिटा इनकम में टॉप में है देश में। लेकिन अचानक क्या हुआ? रेवेन्यू डेफिसिट में जाने लगी। अचानक क्या हुआ? दिल्ली की सड़कों पर गड्ढे दिखने लगे। अचानक क्या हुआ? उनको दिख रहा है कि अरे तो पेंटिंग तक नहीं होती। फिर क्या हुआ? मेट्रो की जो एक्सटेंशन थी उसके लिए पैसे नहीं दिए। फिर क्या हुआ? आरआरटीएस के लिए, जो आज जिसका श्रेय लेने के लिए आतिशी कह रही हैं, बाकायदा अदालत को फटकार लगानी पड़ी थी कि भाई विज्ञापन पर तुम 1100 करोड़ खर्च कर देते हो, 415 करोड़ रुपए तुम्हारे हिस्से का है, दे क्यों नहीं रहे हो? उनको ये अदालत को कहना पड़ा। लेकिन योजना नहीं रुकी क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता था कि हम इस डिलीवरी पर जीतेंगे। अब जनता भरोसा किस पर करेगी, और क्या वो 200 यूनिट और कुछ लीटर पानी, उसके फ्री वाली जनता ज्यादा मजबूती से खड़ी है या दूसरी वाली? ये बड़ा सवाल है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि जनहित की कोई योजना दिल्ली में नहीं रुकेगी, इसका मतलब वो डर तो है कि भैया तुम लोग डरो मत। जो अरविंद बार बार कह रहे हैं कि नहीं ये लोग आएंगे तो सारी योजनाएं बंद कर देंगे, तो हम योजना नहीं बंद करेंगे, हम तुम्हें ये चीजें और दे रहे हैं। वो जोड़ के उसको उस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। ये अगर मैं एक लाइन जोड़ूं इसमें, एसबीआई की अभी कल परसों रिपोर्ट आई है गरीबी को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा से हमारी जो है आबादी बहुत निकल गई और अब 5% आबादी बची है ना। 5% आबादी है जो गरीबी रेखा के नीचे, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं। उसमें एक बड़ा कारण दिया गया, उसने कहा कि, और उसमें जो बनाई है लिमिट बनाई है कि 1632 रुपये या 1632 रुपये है ग्रामीण के लिए जो महीने में खर्च कर रहे हैं, और 1944 रुपये हैं जो शहरों में खर्च कर रहे हैं, वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। अब आप सोचेंगे कि ये तो बहुत कम है, तो उसमें कारण दिया गया कि ये जो सरकारों की मुफ्त योजनाएं हैं, जैसे मुफ्त अनाज है, मुफ्त बिजली है, मुफ्त पानी है, ये सब मिल रही हैं, तो इसलिए वो 1632 रुपये में भी उसका गुजारा हो रहा है।
तो मतलब ऐसा नहीं है कि उसका नुकसान ही कोई हो रहा, दोनों तरह से फायदा हो रहा है। जो प्रधानमंत्री की जो 80 करोड़ लोगों की योजना है 5 किलो अनाज की, तो वो आपको उस गरीबी रेखा में भी मुश्किल से निकाल रही है। तो इसलिए मतलब कुछ योजनाओं का हो सकता है कि नुकसान हो रहा है और नहीं हो रहा। और दूसरी बात है, हम सब बात बार बार करते हैं कि ये टैक्स का पैसा है जो लोगों को दे रहे हैं, तो लोगों को ही तो पर खर्च कर रहे हैं ना। किस पे खर्च करना है वो पैसा? या तो हम समझते हैं कि हम टैक्स लेकिन पेयर सर हो गए, कितना खर्च करना है? नहीं, कितना भी वो सरकार उसकी भी समाज तो का ही एक तो लिमिट पैसा है, होनी वो चाहिए ना। समाज का ही एक तो मैं हिस्सा थोड़ा है। सा उस रिपोर्ट मैं के आ रही हूँ, समीर जी। उस रिपोर्ट के हवाले से सिर्फ 2-3 आंकड़े जरूरी हैं। 2011-12 में देश में ग्रामीण इलाके में गरीब मतलब 816 रुपया और शहरी इलाके में 1000 था। वो अभी की जो गरीबी का है, पॉवर्टी लाइन हो गई 1632 ग्रामीण इलाके में और और 1944 1944 शहरी में। लेकिन जो वजह क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। वो ये योजनाएं नहीं है जो फ्रीबीज हैं। एसबीआई की रिपोर्ट कह रही है मोस्टली 4 to 8 लेन नेशनल हाईवेज इसलिए हो गया, कनेक्टिविटी अच्छी हो गई, इंक्रीमेंटल लेंथ ऑफ रूरल रोड्स बिल्ट, ग्रामीण रोड वो हो गई, सीमलेस कनेक्टिविटी विद इंप्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन मींस अपग्रेडेशन ऑफ कंजम्पशन, ये सारी चीजें हैं। सेलिंग पैटर्न्स वो बदला है, बाइंग सेलिंग पैटर्न्स, उसकी वजह से इंप्रूव्ड लूप्स ऑफ कनेक्टिविटी फैसिलिटेटिंग रियल टाइम टू वे एक्सेस। तो बेसिक वो है, वो फ्रीबीज की वजह से उनका ये जीवन बहुत अच्छा हो गया, इसका नहीं है। उसमें उस पूरी रिपोर्ट में ये कहीं नहीं है। और ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो अर्बन और रूरल, वो जो दोनों के बीच में गैप था वो बहुत घटा है। मतलब अर्बन रूरल गैप वो बहुत ज्यादा कम हुआ है। तरीके से देखती हूँ कि अगर मेरे घर में भी अनाज मुझे मुफ्त का मिल जा रहा है तो मेरे पास चिंता क्या होगी? वो सुविधा नहीं, एजुकेशन भी आपको मिल रही है, वो बात ठीक है, वो जो कह रहे हैं वो ठीक बात है। एजुकेशन, मेडिकल और अनाज सब मिल रहा है आपको। अब सर एक खबर और है, वो बिहार की खबर है और वहां पर भी पिच बड़ी शानदार है। और इस वक्त जो बैटिंग कर रहे हैं वहां पर फ्रंट फुट पर प्रशांत किशोर है और इसलिए आलोचना भी हो रही है, तारीफ भी हो रही होगी। लेकिन राजनीति में आलोचना करने वालों की गिनती ज्यादा होती है। और इस वक्त प्रशांत किशोर के सबसे बड़े आलोचक हैं तेजस्वी यादव। उनकी आलोचना कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं फटाफट आपको सुनाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। तेजस्वी यादव जी आ जाएं, वो इसका नेतृत्व करें, हम इसके पीछे चलने को तैयार हैं। राहुल गांधी आ जाएं, राहुल गांधी आए और वो नेतृत्व करें। वो लोग तो हम लोग से बहुत बड़े हैं, राहुल गांधी के 100 सांसद हैं। अगर वो आ जाएंगे तो छात्रों की आवाज और बुलंद हो जाएगी। ट्वीट करने से नहीं होगा। तेजस्वी यादव के पास तो 75 विधायक हैं, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। वो उन्होंने कहा वो चाहे तो 5 लाख लोग गांधी मैदान में लेकर आ सकते हैं। मेरे भाई ये समय है, आप लेकर आइए, हम लोग आपके पीछे खड़े होंगे। कोई दल और विचारधारा की लड़ाई नहीं होगी। बच्चों के लिए आप खड़े तो होइए, बच्चों के लिए खड़े होइए। हम लोग नहीं चाहते थे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है इस आंदोलन को हाईजैक करे, क्योंकि सत्ता आंदोलन ये छात्रों का है, अभ्यर्थियों का है। इस आंदोलन को कुचलने की साजिश हुई और आप लोगों ने भी देखा गणतंत्र बाग में जो प्रभाव था। लोग तो गए कि चलो गांधी मैदान, हम खाएंगे लाठी। कौन खाया लाठी? देखिए वैनिटी वैन की जहां तक आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, वैनिटी वैन में तो भाई एक्टर एक्ट्रेस लोग रहते हैं और जहाँ शूटिंग होता है वही वैनिटी वैन जाती है। तो शूटिंग चल रहा है, इनके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन है हम लोग सब लोग जानते हैं। एक्टर एक्टिंग कर रहा है, वैनिटी वैन शूटिंग जगह पे जा रही है और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो है वो हम लोग जानते हैं कौन है। तो पीके की राजनीति का मैदान जो है वो केवल गांधी मैदान तक है या इससे बड़ा फलक है? समीर जी देखिए, अब बिहार में 8 महीने में अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जब पीके ने जब अपना पॉलिटिकल पार्टी बना ली है जन स्वराज, और जन स्वराज के नाम से वो उपचुनाव लड़े हैं, अब विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो बिहार की राजनीति में पीके जानते हैं कि नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, यहाँ पर अभी रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान है और भी दूसरे छोटे छोटे दल है। तो उन्हें अगर बिहार की राजनीति में अपना स्पेस बनाना होगा तो कोई तो आंदोलन का नेतृत्व करना होगा या जनता के बीच जाके बताना होगा। ये उन्हें एक मौका लगा कि बिहार लोकसभा आयोग में जिस तरीके से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, अगर छात्र आंदोलन का मैं नेतृत्व करता हूं यहां पर जाकर, तो कम से कम मुझे एक मीडिया भी हाईलाइट मिलेगी, छात्रों से मैं जुड़ूंगा। और एक मौका, नेता क्या चाहता है? नेता यही चाहता है ना कि सरकार को अगर घेरने वाला कोई मुद्दा मिल रहा है, जनता छात्र अगर सड़क पर है
तो उसमें हम शामिल होकर छात्रों की आवाज में अपनी आवाज मिलाकर छात्रों को न्याय मिले तो मिले, हमारी राजनीतिक रूप से भी एक जो पकड़ जमीन पर हो वो कम से कम स्टेब्लिश हो जाए। प्रशांत किशोर एक राजनीतिक रूप से मुझे लगता है सही कदम उठा रहे। अब वो राजनेता है, वो सारे वो हथकंडे अपनाएंगे जिससे उनका वोट बैंक बढ़े, जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़े, जिससे आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में उनके जनसुराज को एक जनता का समर्थन मिले। मुझे लग रहा है इसमें कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अगर वैनिटी वैन लेके बैठे तो उसमें क्या गलत है? सिर्फ ये कह देना कि भाई एक्टर एक्ट्रेसेस वैनिटी वैन का इस्तेमाल करते हैं। आज तो बड़े उद्योगपति भी वैनिटी वैन लेके जाते हैं जब कहीं उनकी बैठकें होती है बाहर। तो ये अब जरूरत है। ये कोई इसलिए नहीं कि फिल्म एक्ट्रेस या एक्टर कोई शूटिंग के पहले उनको कोई मेकअप करना है तो उसके अंदर जाएंगे। आज बड़े उद्योगपति भी इसको इस्तेमाल करते हैं कि भाई कहीं बाहर बैठक कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि उसको इस आधार पर खारिज कर देना ये ठीक नहीं है। लोगों तक जो बात तेजस्वी पहुंचाना चाह रहे हैं वो वहां के सिस्टम में ज्यादा पहुंचती है या जो इस वक्त प्रशांत किशोर कर रहे हैं वो ज्यादा पहुंचती है? देखो, जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं और उस पर तेजस्वी का रिएक्शन है, इसका मतलब प्रशांत अपने काम में सक्सेसफुल हो रहा है। एक तो ये बात साफ है, लेकिन दूसरी बात भी समझनी चाहिए वैनिटी वैन को लेकर कि हिंदुस्तान का जो आम आदमी है, खासतौर से युवा है, गरीब है, पिछड़ा, वो अपने रोल मॉडल को अभी वो गांधी के साथ ही चलना चाहता है। उनका रोल मॉडल जो है ना, यदि वैनिटी में बैठेगा तो क्योंकि हमारे यहाँ क्या क्रेडेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वीपी सिंह भी राजा होकर क्या नारा चलता है कि राजा नहीं फकीर है। तो फकीर होना हिंदुस्तान की राजनीति के लिए कम से कम सार्वजनिक तौर पर, इसलिए आप देखिए कोई बड़े राजनेता होते हैं वो हमेशा कुर्ता पजामा, कोई वो नहीं है। कुर्ता पजामा से एक ऐसा लुक आता है कि फकीर वाला लुक है। लेकिन कोई तो बदले इसे, ट्रांसपेरेंसी लेकर आए। समाज नहीं बदल सकता, नहीं हो सकता ना, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको कनेक्ट नहीं होता। अच्छा, मुझे ये बताइए, वैनिटी वैन लेकर आ रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उनकी वैनिटी वैन है या जो भी वो कर रहे हैं, लेकिन वहां पे जो 1000 छात्र बैठे हैं उनको क्या सुविधा है? जो उनके साथ 100 छात्री बैठे, मान लीजिए, उन 100 छात्रों के टॉयलेट की, नहाने की, खाने की क्या व्यवस्था है? क्यों प्रशांत किशोर के लिए वो किया जाए? किया जाएगा मतलब कि वो प्रशांत किशोर अपने लिए कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो उनसे अलग खड़े हुए हैं। और वो जो हमारा कार्यकर्ता है, हमारा जो गरीब आदमी है, उसे ये स्वीकार नहीं है। आप इसको कहे कि भले ही डबल स्टैंडर्ड हो, मैसेजिंग की बात है, परसेप्शन की बात है, मैसेजिंग में ये नहीं चलता। आप सोचिए, आप देख रहे हैं सारे राजनेताओं का जो करते हैं पैसे का हिसाब, वो करोड़ों रुपए होता है, लेकिन दिखने में वो कभी ऐसा नहीं लगता कि लगे आपको मैसेज की बात है। अब देखिए, अब ये दांव उल्टा पड़ेगा या इस दांव में उन्होंने तेजस्वी को फंसा लिया, ये तो बिहार की जनता और वो जो छात्र उनके साथ वहां पर बैठे हुए हैं, अगर छात्र इसी तरीके से समर्थन में वहीं डटे रहते हैं, इसका मतलब तो ये है कि तेजस्वी यादव के बयान का उनके ऊपर कोई असर नहीं। लेकिन अगर छात्र छिटक जाते हैं, लोग छिटक जाते हैं, इसका मतलब ये है कि हाँ, मैसेजिंग गलत चली गई। लेकिन फिलहाल कहानी कुर्सी के में इतना ही। हर्षवर्धन जी, विजय जी, समीर जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।